नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे ड्रॉप फोर्जिंग के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फोर्जिंग किसे कहते हैं। फोर्जिंग एक ओल्डेस्ट मेटल वर्किंग प्रोसेस होती है जिसमें हम मेटल बिलेट या फिर बार स्टॉक को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। अगर लार्ज फोर्जिंग हमें बनानी होती है तो उस केस में हम इन गोट को डायरेक्टली एज ए रॉ मटेरियल यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि जो मेटल बिलेट है उसको शेप दी जा सके। जो ड्रॉप फोर्जिंग है मेनली दो प्रकार का होता है। ओपन डाई फोर्जिंग जिसे हम स्मिथ फोर्जिंग कहते हैं, इसमें जो वर्क पीस होता है या जो मेटल बिलेट होता है उसको पूरी तरह से इनक्लोज नहीं किया जाता। और दूसरा होता है क्लोज्ड डाई फोर्जिंग जिसका दूसरा नाम होता है इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग। क्लोज्ड जैसा नाम से ही पता चलता है, इसमें वर्क पीस को पूरी तरह से हम क्लोज कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं और ये एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। तो बात करते हैं कि ड्रॉप फोर्जिंग को कैसे किया जाता है, इसके लिए किस किस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और एप्लीकेशन क्या है। ड्रॉप फोर्जिंग को करने के लिए अगर हम बात करें, हमें दो डाई की ज़रूरत होती है। एक होती है लोअर डाई जो एक एनविल पे रखी जाती है और लोअर डाई फिक्स होती है, स्टेशनरी होती है। और जो अपर डाई होती है वह एक रैम के साथ अटैच होती है। जो रैम है वो हैमर के साथ अटैच होता है। और अपर डाई मूवेबल होती है जिसको हम अप एंड डाउन इसको मूव कर सकते हैं और इसको ड्रॉप किया जाता है, तभी लार्ज फोर्स हैं जो जनरेट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जो एनविल होता है, एनविल को हम वुडन बीम के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर इसके लिए कुछ स्पेशल पैड भी बनाए जाते हैं ताकि जो फोर्सेस जो जनरेट होते हैं इनकी मदद से उनको एब्जॉर्व किया जा सके। और एनविल भी जो ब्लो होता है, मतलब कि जब हम ड्रॉप करते हैं हैमर को, उसको हम ब्लो कहते हैं, उस ब्लो को ये एब्जॉर्व करे। और जो एनविल होता है वो तकरीबन जो हैमर होता है उसे 20 टाइम्स वो ज़्यादा भारी होता है। और जो डाई की हमने बात की है, दो डाई यूज़ करते हैं, लोअर डाई और अपर डाई। लोअर डाई और अपर डाई ये हाई अलॉय या फिर टूल स्टील की बनी होती हैं। और जो डाई हम ऐसे मटेरियल से बनाते हैं ताकि वो इम्पैक्ट और वियर रेजिस्टेंस हो। दूसरा, हाई टेम्परेचर पे भी वो अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखें। और जब हम बार बार ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस दौरान रैपिड कूलिंग होती है, रैपिड हीटिंग होती है, तो उसको भी वो विदस्टैंड कर सकें। और जो अपर डाई और लोअर डाई होती है इनको लुब्रिकेंट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लुब्रिकेंट हम करेंगे, जो दोनों डाइस के अंदर जो कैविटी होती है उसको लुब्रिकेट किया जाता है फोर्जिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले। लुब्रिकेंट इनको इसलिए किया जाता है कि ताकि जो मेटल हमारा फ़्लो करेगा डाई कैविटी के अंदर वो अच्छी तरह से फ़्लो करे और फ्रिक्शन को या फिर डाई वियर को हम कम कर सकें। दूसरी बात, जो लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं अपर डाई और लोअर डाई के अंदर, वो बेसिकली थर्मल बैरियर का भी काम करता है, क्योंकि जो हीट जो फ्लो करती है, हमारी हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वर्क पीस से डाई, उसको ये रोके, कम से कम हो, ताकि हमारा डाई वियर कम से कम हो। और लुब्रिकेंट एक पार्टिंग कंपाउंड की तरह भी काम करता है, मतलब कि जब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो उस दौरान जो हमारी फोर्जिंग तैयार होती है, जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, वो डाइस के साथ स्टिक ना कर जाए, तो इसलिए हम लुब्रिकेंट का भी प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मेटल बिलेट होती है या जो प्री हीटेड, इसको पहले गर्म कर लिया जाता है, मेटल बिलेट भी इसको बोला जाता है, इसको बार स्टॉक भी बोला जाता है। तो उसको जो प्री हीटेड मेटल बिलेट है उसको लोअर डाई पे रखा जाता है। उसके बाद जो अपर डाई है उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव करते हैं। और उसको फिर अगर हम बात करें, जब वर्क पीस को रखा जाएगा, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा जो रैम है वो मूव करेगा, क्योंकि इसको ड्रॉप करेंगे, हमारा जो हैमर है वो लगातार वो इस पर ब्लो करता रहेगा जब तक हमें जो डाई कैविटी में जो शेप बनी है, लोअर और अपर डाई में जो शेप बनी है, वो शेप हमारा वर्क पीस नहीं ले लेता, तब तक हम ब्लो करते रहते हैं। अब बात आती है कि जो ड्रॉप हैमर हम यूज़ करते हैं ड्रॉप फोर्जिंग में, वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। यहाँ डायग्राम में तो आपको नज़र आ रहा है बोर्ड या फिर ग्रेविटी हैमर। दूसरा होता है एयर लिफ्ट हैमर और तीसरा होता है पावर ड्रॉप हैमर। बेसिकली 3 तरह के हैमर यूज़ किए जाते हैं। अगर हम बात करें, ये जो ग्रेविटी हैमर या जो बोर्ड हैमर आपको नज़र आ रहा है,
इसमें जो वेट होता है, जो रैम का जो वेट होता है वो तकरीबन 250 से 2700 केजी के बीच में रहता है। और जब अगर स्मॉल वर्क पीस है उस केस में जब हम ड्रॉप करते हैं हैमर को वो जो डिस्टेंस रहता है 1 मीटर का रहता है। जब बड़ा साइज़ का वर्क पीस होगा तो डिस्टेंस हमारा वो 2 मीटर का हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो फोर्स ऑफ ब्लो है वो वेरी करता है और उसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ फॉल को चेंज करके। उसके बाद अगर हम बात करें जो रैम है, जो हैमर है वो तकरीबन 1 मिनट में 300 बार तक वो ब्लो कर सकता है, मतलब कि हिट कर सकता है वर्क पीस को। और इसको इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा इसको रन किया जाता है। अगर हमें वर्क पीस की डिज़ायर्ड शेप चाहिए तो उसके लिए हमें सिंगल पास या सिंगल ब्लो से काम नहीं चलेगा, हमें नंबर ऑफ़ टाइम इसको हिट करना पड़ेगा तेज़ी के साथ, काफ़ी फास्ट इसको करना पड़ेगा। 4 या 5 बार भी कर सकते हैं जब तक हमारा जो मटेरियल है जो डाई कैविटी में है उसके अंदर अच्छी तरह से फिल ना हो जाए। और जो नंबर ऑफ़ ब्लो हमें कितने करने हैं वो मेनली डिपेंड करता है हमारा मेटल या अलॉय किस टाइप का है जिसकी हमें फोर्जिंग करनी है। हमारी जो वर्क फाइनल प्रोडक्ट हमें चाहिए उसमें जो ग्रेन ग्रोथ की डायरेक्शन है वो क्या होगी उस पर भी वो निर्भर करता है। कंपोनेंट की शेप और साइज़ पर निर्भर करता है कि हमने कितने नंबर ऑफ़ ब्लो करने हैं। फोर्जिंग क्वालिटी ऑफ मेटल हमारी क्या रहेगी और साथ में हमने कितना टॉलरेंस हमें चाहिए उस पर भी ये डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर जो कैविटीज़ थी उसमें अच्छी तरह से हमारा जो मेटल है वो फिल हो गया है, लेकिन साइड में अगर आप देखें ये जो पार्टिंग लाइन है जहाँ पर अपर डाई और लोअर डाई आपस में मिलती हैं वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल चला गया है। इसको हम फ्लैश कहते हैं, क्योंकि जो एक्सेस जो मेटल होता है वो इन डाइस कैविटीज़ में वो चला जाता है जिसे हम फ्लैश कहते हैं। और फ्लैश सबसे पहले कूल होता है, उसके बाद जो मेटल हमारा डाई कैविटीज़ में है वो कूल होगा। मतलब कि जो मटेरियल हमारा कूल हो जाएगा तो ये रिस्ट्रिक्ट करेगा कि बाकी जो मटेरियल है वो आगे की तरफ ना आए। और दूसरी बात, ये जो फ्लैश है इसको हम बाद में इसको रिमूव कर देते हैं ट्रिमिंग ऑपरेशन के द्वारा। और हमारी जो कंप्लीट फिलिंग होगी जो डाई कैविटी की उसको अगर हमने इंश्योर करना है तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी हमें प्रोवाइड करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ड्रॉप फोर्जिंग में वर्किंग होती है। अगर हम बात करें एडवांटेज की कि इसके एडवांटेज क्या हैं, एक तो इसमें जो वेस्टेज ऑफ मटेरियल है वो कम रहता है, ऑपरेशन काफ़ी फास्ट होता है, जो सैंड कास्टिंग मोल्ड की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती हम, क्योंकि जो डाइज़ हैं उसमें हम शेप को बना देते हैं, क्योंकि जो डाई में जो इम्प्रेशन हम बनाते हैं उसको मशीनिंग करके बनाया जाता है। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स जो शेप हैं उसको भी हम इसमें बना सकते हैं जिसे स्मिथ फोर्जिंग से बनाना संभव नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप होती हैं जिसमें ज़्यादा इंटरनल कैविटीज़ होती हैं जैसे डीप पॉकेट्स वगैरह होते हैं तो उनको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है। सरफेस फिनिश हमें इसमें बढ़िया मिलता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती हैं जो मटेरियल की वो भी चेंज हो जाती हैं, बढ़िया मिलती हैं। और जो फ्लैश हम बाद में रिमूव करते हैं इसको रीसाइकिल भी किया जा सकता है। ये कुछ एडवांटेज हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में एक तो ये आता है कि कॉस्ट है जो इसकी वो ज़्यादा है, और मेंटेनेंस ऑफ डाई, जब हमें इसको मेंटेनेंस करनी पड़ती है क्योंकि डाइज में अगर वियर आ जाता है तो मेंटेनेंस करते समय तो जो कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा कॉस्ट आएगी। और जो फ्लैश को हमें रिमूव करना पड़ता है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट उसमें अलग से जुड़ जाती है। डाई इम्प्रेशन को अगर हमें देना है, जो शेप का हमें प्रोडक्ट चाहिए उसकी शेप की जो हमें आकृति बनानी है हमारी डाई कैविटीज़ में, तो उसके लिए हमें एक स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन की बात करें, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, डिफेंस इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में। गियर बनाए जा सकते हैं, स्पैनर बना सकते हैं, पैडल क्रैंक बनाए जा सकते हैं, गियर ब्लैंक बना सकते हैं, कनेक्टिंग रोड, लीवर्स, क्रैंक साफ्ट, क्रेन हुक, एक्सल, जेट इंजन, टरबाइन, डिस्क और ब्लेड बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात कि ड्रॉप फोर्जिंग के द्वारा हम किस किस मटेरियल को आसानी से फोर्ज कर सकते हैं, उसमें आयरन है, स्टील है, अलॉय स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रास है, ब्रोंज है, एल्यूमिनियम अलॉयज़ हैं, मैग्नीशियम अलॉयज़ इत्यादि।
अब बात करते हैं कि जब हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो फोर्जिंग तैयार करनी है, कुछ कॉमर्शियल हमें इसका यूज़ करना है, क्योंकि कॉमर्शियली जब यूज़ करते हैं तो हमारी जो सेफ है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो उसके लिए हमें कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं ड्रॉप फोर्जिंग में, और उसके लिए जो डाई कैविटीज़ होती हैं उसमें नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन बना दिए जाते हैं। तो उसमें जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रहती है वो सबसे पहले हमारी, अगर आप देखें, फोल्डरिंग है, एजिंग है, बेंडिंग है, ब्लॉकिंग है, फिनिशिंग है, ट्रिमिंग है। तो इसको हमें सीक्वेंस वाइज इसको करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो फलरिंग ऑपरेशन हम करेंगे, इसमें क्या होगा कि जो डाई कैविटी होगी उसमें फलरिंग ऑपरेशन के लिए इम्प्रेशन होगा, तो स्टोक या मेटल बिलेट को इसमें रखा जाएगा, जो प्री हीटेड जो स्टोक होगा। उसके बाद हम इसको हैमरिंग इसकी की जाएगी, इसमें तकरीबन 1 या 2 बार ब्लो करेंगे हैमर की मदद से, ताकि जो मटेरियल है उसका लोकल स्प्रेडिंग हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट है एजिंग ऑपरेशन के लिए जो अलग से इम्प्रेशन बना होगा उसमें इसको रखा जाएगा, ताकि जो एजिंग इम्प्रेशन है इसमें क्या होगा कि जो मेटल है उसको डिस्टर्ब किया जाएगा, फिर से रीडिस्टर्ब किया जाएगा, उसके अलोंग द लेंथ उसकी लेंथ बढ़ा दी जाएगी, ताकि जो फिनिशिंग डाई कैविटी है उसको अच्छी तरह से फील करने में मदद मिले। और एजिंग ऑपरेशन में क्या होगा कि जो एग्जैक्ट अमाउंट होती है मेटल की, वो एक बिल्कुल उसका जो क्रॉस सेक्शन है वहाँ पर पूरी तरह से वो स्प्रेड हो जाएगी। और जो एजिंग एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जो हमारा ड्रॉप फोर्जिंग है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें करने के लिए सीरीज़ ऑफ ब्लो करने पड़ते हैं। और सीरीज ऑफ ब्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मटेरियल है उसको टर्न करते रहते हैं। एक बार इस साइड से ब्लो कर दिया, फिर उसको पलट के रखेंगे, फिर ब्लो किया, फिर पलट के रखेंगे, मतलब कि सीरीज ऑफ ब्लो करते रहेंगे और मेटल को टर्न करते रहेंगे, ताकि वो अलोंग द लेंथ उसका जो मटेरियल है अच्छी तरह से वो पूरी तरह से वो एक कह सकते हैं कि उसमें जो ग्रेन पार्टिकल्स हैं अच्छी तरह से क्रॉस सेक्शन उसका बन जाए। उसके बाद आता है बेंडिंग। अब जो बेंडिंग ऑपरेशन है, बेंडिंग के लिए अलग से इम्प्रेशन डाई कैविटी में बना होता है। तो इसमें क्या है कि बेंडिंग इम्प्रेशन में इसको रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन और शेप किस प्रकार की है। अगर हमें बेंडिंग ऑपरेशन को नहीं करते, मतलब कि बिना बेंडिंग इम्प्रेशन में रखे हुए हम बेंडिंग कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो ग्रेन फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी फ्लो अच्छी तरह से फॉलो नहीं होगी, हमारी जो बैंड शेप है। तो उससे क्या होगा कि हमें जो स्ट्रेंथ होगी हमारे ग्रेन फ्लो की वो पुअर होगी। तो उस ग्रेन फ्लो की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हमें जो स्टोक है उसको बेंडिंग इम्प्रेशन में ही उसको रख के उसकी हमें हैमरिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ब्लॉकिंग को हम सेमी फिनिशिंग ऑपरेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लॉक का जो इम्प्रेशन है इसमें रखेंगे, क्योंकि फाइनल फिनिशिंग से पहले का ऑपरेशन होता है, इसलिए इसको हम सेमी फिनिशिंग ऑपरेशन भी बोल देते हैं। और इसको इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो टूल है वो पूरी तरह से, अगर फिनिशिंग ऑपरेशन में सीधा डायरेक्टली हम चले जाते हैं तो हमारा टूल वियर बढ़ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए पहले इसको बेंडिंग इम्प्रेशन में इसको रखा जाता है। और उसके बाद आता है फिनिशिंग। तो फिनिशिंग में क्या है कि एग्जैक्ट शेप हमें चाहिए, तो ब्लॉकिंग इम्प्रेशन के बाद हमारा जो स्टोक या मेटल बिलेट है वो फिनिशिंग इम्प्रेशन में उसको रखेंगे, और यहाँ पर फिर से हम हैमर की मदद से ब्लो करेंगे और हमें एक्चुअल शेप यहाँ पर मिल जाएगी प्रोडक्ट की। और इस ऑपरेशन से क्या होगा कि जो सरप्लस जो मेटल होगा हमारा, वो हमारा फ्लैश की फॉर्म में अलग हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा अलोंग द जो साइड में कैविटीज़ बनती हैं हमारी पार्टिंग लाइन पे। और उसके बाद क्या होगा, फाइनल हम ट्रिमिंग करते हैं। अब ट्रिमिंग में क्या है कि मटेरियल की जो फ्लैशेस बनती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, इसको अलग से ट्रिम कर दिया जाता है और हमें डिज़ायर्ड फोर्जिंग मिल जाती है। ये ऑपरेशन तभी परफॉर्म करते हैं जब हमें कोई कॉमर्शियली इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग करनी है, या फिर हमारा कोई प्रोडक्ट की ज्योमेट्री वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस केस में हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की ड्रॉप फोर्जिंग का इम्पोर्टेंट टाइप क्लोज्ड डाई फोर्जिंग, जिसका दूसरा नाम इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।